गरीब लड़की की दिवाली। सीतापुर नाम के गांव में रीना नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पापा की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। रीना अपनी माँ से बोलती है, माँ, जब से पापा गए हैं तब से हमें तो खाने के लाले पड़ने लगे हैं। माँ कहती है, हाँ बेटा, मैं देख रही हूँ, लगता है अब मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। रीना कहती है, पर हम क्या करें माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो दिवाली भी आने वाली है और अभी तो हमारे घर में कुछ तैयारी भी नहीं हुई है। माँ, दूसरों के घरों में तो सफाई हो गई, बच्चों के लिए नए कपड़े और पटाखे भी आ गए। माँ कहती है, हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, हमें कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। रीना कहती है, बस कुछ ही दिन बच गए हैं माँ अब तो दिवाली पर। रीना अपनी माँ को बोलकर वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। पास ही गार्डन के पास जाकर बैठ जाती है और सोचने लग जाती है। रीना कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा, इस गरीबी में हम दिवाली कैसे मनाएंगे। वह ऐसा सोचती रहती है, तभी उसके सामने से एक लड़की जाती रहती है। अचानक से वह लड़की बेहोश होकर गिर जाती है। रीना घबराकर उसके पास जाती है। उस बेहोश लड़की को उठाने की बहुत कोशिश करती है और जोर जोर से चिल्लाती है, कोई है, कोई तो होगा, अरे कोई है, इस लड़की को बचाओ, लगता है यह बेहोश हो गई, कोई तो मदद करो। पर रीना की कोई भी मदद नहीं करता है। परेशान होकर वह उस लड़की को अपने घर ले जाती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। उसकी माँ कहती है, बेटा, ये लड़की तो बेहोश हो गई है, जब तक इसे होश नहीं आता तब तक हमें इसका देखभाल करना होगा। और फिर रीना और उसकी माँ दोनों उस लड़की की देखभाल करते हैं जब तक उस लड़की को होश नहीं आ जाता। कुछ घंटों बाद उस लड़की को होश आ जाता है और रीना की माँ उससे पूछती है, बेटा, तुम कौन हो, तुम्हें अचानक क्या हो गया। वह अनजान लड़की बोलती है, आंटी, मेरा नाम मोना है, मेरे पापा की मृत्यु हो गई है और मेरी मम्मी अपने काम से हमेशा बाहर ही रहती हैं। मैं तो बस गार्डन में घूमने आई थी, फिर अचानक से मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता। रीना उस लड़की को सारी बातें बताती है, वह उसे अपने घर कैसे लाई। सारी बात सुनकर वह लड़की रीना से और उसकी माँ से बोलती है, आंटी, आप दोनों ने मेरी जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद। आंटी, आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलिए ना, मैं रीना के साथ खेल भी लूंगी और आप मेरे घर में भी रह सकते हैं। वह लड़की मोना रीना और उसकी माँ दोनों से बहुत जिद करती है। रीना और उसकी माँ दोनों मोना के साथ चले जाते हैं और मोना का घर देखकर रीना बोलती है, वाओ मोना, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है और तुम्हारे घर तो खाने की भी कोई कमी नहीं है, तुम तो बहुत अमीर हो और तुम्हारे पास तो इतने सारे पटाखे और कपड़े भी है। मोना रीना की बात सुनकर समझ जाती है कि रीना बहुत गरीब है और वह रीना से बोलती है, रीना, तुम जब चाहो तब यहाँ रह सकती हो, मेरी मम्मी भी नहीं है, तुम और आंटी मेरे साथ रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे तुम्हारे साथ खेलने भी मिल जाएगा। मोना की बात सुनकर रीना की मम्मी बोलती हैं, बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, पर हम तुम्हारे साथ ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते, हम बहुत टाइम से तुम्हारे घर पर है और तुमने जिद किया इसलिए हम आ गए। अब 2 दिन बाद दिवाली है, हमें कुछ काम करना होगा जिससे हम पैसे कमा सके और हमारी दिवाली मना सके। मुझे पैसे कमाने होंगे जिससे मैं रीना के लिए नए कपड़े और पटाखे खरीद सकूंगी। मोना कहती है, रीना प्लीज तुम लोग मत जाओ, देखो मेरे पास बहुत सारे पटाखे हैं और नए नए कपड़े भी है, तुम ये पहन लेना मेरे पास से, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, प्लीज रुक जाओ। पर रीना और उसकी मम्मी मोना की बात नहीं सुनते और वह अपने घर चले जाते हैं। दोनों को जाता देख मोना बहुत उदास हो जाती है। तभी उसकी मम्मी आ जाती है और मोना को उदास देखकर उसकी मम्मी उससे पूछती है और मोना अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। मोना की मम्मी और मोना दोनों रीना के घर चले जाते हैं। तभी मोना की मम्मी रीना की मम्मी से बोलती है, आप दोनों ने मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखा, आप दोनों ने मेरी बेटे की जान बचाई, मैं तो काम की वजह से हमेशा ही बाहर रहती हूँ। मुझे मोना ने सब बताया कि रीना ने उसकी जान कैसे बचाई और आपने उसका ध्यान कैसे रखा। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
रीना, ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खूब सारे फटाके, नए कपड़े और ये मिठाइयाँ लाई हूँ, प्लीज इसे रख लो। मोना की मम्मी रीना की मम्मी से बोलती हैं, क्या आप मेरी एक बात मानोगे? और ऐसा कहकर वह रीना की मम्मी को मोना के लिए एक केयर टेकर के जैसे रख लेती हैं और उसे नौकरी दे देती हैं। रीना की मम्मी भी मान जाती है और मोना की मम्मी उन्हें 2 महीने का एडवांस सैलरी भी दे देती है, जिससे वह अपनी गरीबी को दूर कर लेते हैं और अपनी दिवाली बहुत अच्छे से मना लेते हैं। सोनपुर नाम के गांव में खुशी नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पापा की मृत्यु हो जाने के कारण खुशी और उसकी माँ दोनों मिलकर अपना घर चलाते। वह जंगल में जाते, लकड़ियाँ इकट्ठा करते और उसे बेचते। उससे आए हुए पैसे वो अपने घर खर्च पर लगाते। तभी एक दिन खुशी अपनी माँ से बोलती है, माँ, आज तो बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, एक काम करो, तुम घर पे ही रुको, मैं जाती हूँ और लकड़ियाँ इकट्ठा कर लाती हूँ। उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, मैं तुमको अकेले नहीं जाने दूंगी, हम दोनों साथ ही चलेंगे। ऐसा बोलकर खुशी और उसकी माँ दोनों जंगल चले जाते हैं। कुछ ही दूर चल पाते हैं, तभी जाते जाते जंगल पर वह फिसल जाते हैं और खुशी की माँ गिर जाती है और खुशी जोर से चिल्लाकर कहती है, अरे माँ, ये क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? तुम ठीक तो हो ना? माँ कुछ बोलो, माँ कुछ तो बोलो। हे भगवान, लगता है माँ तो बेहोश हो गई। खुशी तुरंत अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। खुशी की माँ का पूरा चेकअप होने के बाद डॉक्टर कहती है, खुशी बेटा, तुम्हारी माँ के सिर में बहुत गहरी चोट लगी है और वह बेहोश हो गई और अब वह कोमा में है। अगर जल्द से जल्द उनका इलाज नहीं किया गया तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। परेशान होकर खुशी डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मेरी माँ के इलाज में कितने पैसे लग जाएंगे? डॉक्टर कहती है, बेटा, कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए लग जाएंगे। खुशी सोचने लगती है कि उसके पास इतने पैसे तो नहीं है, तो वह अपनी माँ का इलाज कैसे कराएगी। तभी उसे कुछ याद आता है और वह कहती है, हाँ, माँ के हार तो रखे हुए हैं, माँ के कुछ गहने भी रखे हुए हैं। मैं एक काम करती हूँ, उन गहनों को गिरवी रख देती हूँ और उससे जितने पैसे आएंगे उसे माँ के इलाज पर लगवा दूंगी। ऐसा कहकर खुशी ज्वेलरी की शॉप पर चली जाती है और अपने माँ के गहने को वह गिरवी रखवाती है, जिस पर वह ज्वेलरी शॉप वाला बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे इस गहनों को गिरवी में रख लेता हूँ और इसके कम से कम 2 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ, पर तुम्हें इस कागज पर साइन करना पड़ेगा। खुशी कहती है, यह कैसा कागज है और इस पर क्या लिखा है? ज्वेलरी शॉप वाला बोलता है, इस पर लिखा है कि तुमने अगर 15 दिन के अंदर पैसे मुझे वापस नहीं लौटाए तो यह तुम्हारे गहने मेरे हो जाएंगे। और फिर खुशी उस कागज पर साइन कर देती है और 2 लाख लेकर चली जाती है और डॉक्टर को वह पहले पूरे पैसे दे देती है। फिर खुशी की माँ का इलाज होने लग जाता है और कुछ ही दिनों में उसकी माँ घर भी वापस आ जाती है। खुशी पैसों का इंतजाम करती है और हार लेने के लिए ज्वेलरी शॉप पर जाती है। तभी वह ज्वेलरी शॉप वाला बोलता है, अरे हार? कैसा हार? कौन सा हार? अब वो हार तुम्हारा नहीं रहा, अब वह मेरा हो गया है। एग्रीमेंट में साइन करा था ना, याद है तुम्हें? खुशी कहती है, लेकिन आपने तो बोला था कि 15 दिन के अंदर पैसे लाना है। ज्वेलरी शॉप का मालिक कहता है, इस पे साफ साफ लिखा है कि 2 दिन में अगर तुमने पैसे लाकर नहीं दिए तो यह गहने मेरे हो जाएंगे। खुशी को बहुत बुरा लगता है, उसके साथ धोखा हुआ था और वह बहुत उदास हो जाती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है और वह जंगल के रास्ते से घर जाती रहती है और सोचती है, अब क्या होगा अगर माँ को पता चला कि उनके बचे कुछ गहने मैंने गिरवी रख दिए थे और अब वह हमारे नहीं हो पाएंगे, तो माँ तो मुझे बहुत डांटेगी। तभी अचानक से खुशी को एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है। वह ध्यान से देखती है और उसे दिखता है कि उस पेड़ पर तो कुछ लिपस्टिक लगी हुई रहती है। वहाँ उस पेड़ के पास एक बहुत खूबसूरत सी लड़की आकर खड़ी होती है और उस पेड़ से कहती है, ओ जादुई लिपस्टिक के पेड़, मुझे एक खूबसूरत सी लिपस्टिक दे दो जिसे मैं लगाकर और सुंदर हो जाऊं और अपनी मन की सारी इच्छाएं पूरी कर लूं।
जादुई लिपस्टिक का पेड़ उस लड़की को एक सुंदर से लिपस्टिक दे देता है। वह लड़की उस लिपस्टिक को लगाकर और भी सुंदर दिखने लग जाती है। देखते ही देखते उसकी मन की इच्छा पूरी होती है। उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वह पैसे लेकर चली जाती है। तभी खुशी सोचती है कि क्यों ना मैं भी इस जादुई लिपस्टिक के पेड़ से थोड़ी सी मदद मांगूं। और वह उस लिपस्टिक के पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है, ओ जादुई लिपस्टिक के पेड़, मुझे भी एक लिपस्टिक दे दो जिससे लगाकर मैं भी अपनी इच्छाएं पूरी कर लूं। तभी खुशी को देखकर वह पेड़ बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है, ओ लड़की, मैं यहाँ ऐसे ही किसी की भी मदद नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ खूबसूरत लड़कियों की मदद करता हूँ और अमीर लड़कियों की मदद करता हूँ। तुम जैसे गरीबों की मदद मैं बिल्कुल नहीं करता। तुम यहाँ से चले जाओ। खुशी उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है पर वह जादुई पेड़ नहीं मानता और खुशी वहाँ से चली जाती है और मन ही मन सोचती है, यह जादुई लिपस्टिक का पेड़ तो बहुत ही घमंडी है। और इसी तरह कुछ दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन जब खुशी जंगल गई होती है लकड़ी चुनने के लिए, तो वहाँ देखती है कि कुछ लोग लकड़ियाँ काटने के बड़े बड़े औजार लेकर कुछ पेड़ों की तरफ जाते रहते हैं। तभी वह देखती है कि कुछ आदमी उस जादुई पेड़ के पास भी उस हथियार को लेकर जाते रहते हैं। तभी जादुई पेड़ उन आदमियों को अपने पास आता देखता है और बहुत डर जाता है। उसे वहाँ खुशी दिखाई देती है। वह खुशी से बहुत गिड़गिड़ाता है और कहता है, अरे खुशी, मुझे बचा लो खुशी, यह सब मुझे काट डालेंगे। इससे तो अब मेरा जादू भी खत्म हो जाएगा, मुझे बचा लो। वह पेड़ खुशी से बहुत गिड़गिड़ाता है और पेड़ को इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देख खुशी को उस पर बहुत दया आ जाती है और वह पेड़ काटने वालों के पास जाकर कहती है, भाइयों, आप लोग इस पेड़ को मत काटो। ये पेड़ मेरे पिताजी ने लगाया था। प्लीज आप इस पेड़ को मत काटो। यह पेड़ मेरे पिताजी के समान है। उसकी बात सुनकर पेड़ काटने वाले सारे आदमी वहाँ से चले जाते हैं और वह जादुई पेड़ खुशी से कहता है, खुशी, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने आप पर बहुत घमंड था। मैंने तुम्हारी उस दिन मदद नहीं करा। तुमने मुझे आज बचा लिया। अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक दे देता हूँ जिससे लगाकर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी।